आई एम सेइंग, मैंने जितना नोट्स में कवर किया है थोड़ा बहुत इसमें से आपको बता देती हूँ बुक से। 1 सेकेंड, ये रहा। Services by way of healthcare services by a clinical establishment, authorized practitioner and paramedics, provided nothing is in this entry shall apply to services of ICU, CCU, intensive cardiac care unit, neonatal care unit, NICU, having room charges exceeding 5,000 per day, receiving healthcare services। ठीक है, और इस पर 5% लगता है और ITC भी अवेलेबल नहीं होता। Services provided by way of transportation of patient in an ambulance, it is also exempt। ठीक है, इसमें इतना ही लिखा है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं लिखा, आ सकता है पर। उसके बाद इट इज़ और एक सेकेंड उस पर टिक कर दें अपने हेल्थ केयर पे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लीगल, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड देन इंटरेस्ट, और लास्ट में फिर एजुकेशन कर लेंगे। ठीक है, पहले लीगल कर लेते हैं। लीगल इज़ ईजी, थोड़ा छोटू सा ही है। ओके, हमें ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, चलो ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिक रूल होता है, इफ़ एनीथिंग इज़ AC देन इट इज़ टैक्सेबल, इफ़ इट इज़ नॉन AC देन इट इज़ एग्जाम्प्ट, बट इफ़ द नॉन AC इज़ बुक थ्रू इको इज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इफ़ इट इज़ बुक थ्रू इको देन इट इज़ टैक्सेबल। एंड सेकेंड थिंग इज़ इफ़ इट इज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट इज़ एग्जाम्प्ट, इफ़ इट इज़ डन फॉर टूरिज्म पर्पसेज इट इज़ टैक्सेबल। ये 4 चीज़ें बस याद रख लेना, सब जगह एप्लीकेबल, ट्रांसपोर्टेशन के केस में सब जगह एप्लीकेबल होगी। अब उसका नाम जो आगे जो मर्जी आ जाए, बस रेडियो टैक्सी में ऐसा नहीं होता, वो ऑलरेडी टैक्सेबल सब कुछ होता है। बाकी सब में स्टेज कैरियर AC टैक्सेबल, नॉन AC एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल इफ सप्लाइड थ्रू इको, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में भी सेम है। रेडियो टैक्सी इज़ ओला उबर, चाहे वो AC हो चाहे नॉन AC हो, वो टैक्सेबल ही रहेगी क्योंकि ये 9(5) में कवर होती है। अब 9(5) क्या है आपको सप्लाई के चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा। जो इको में कवर होता है उसमें इको ही टैक्स पे करता है अंडर RCM। ठीक है, RCM का सेक्शन है 9(5). उसके बाद रिक्शा और ई-रिक्शाज़ हैं, इफ़ इट इज़ एग्जाम्प्ट बिकॉज वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इसलिए एग्जाम्प्ट होते हैं। बट इफ़ इट इज़ बुक थ्रू इको, मतलब अगर आप कोई रिक्शा या ई-रिक्शा ऊबर के थ्रू बुक कर रहे हो देन इट इज़ टैक्सेबल, उस पर GST भी पेमेंट करना पड़ता है। रेलवेज फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट क्लास AC आर टैक्सेबल, रिमेनिंग इकोनॉमी एंड अदर स्लीपर क्लासेज आर एग्जाम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन बाय ओमनीबस, ओमनीबस आपको पता होगा क्या होती है, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन में ओमनीबसेज होती है, छोटी छोटी वैन्स एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड ओमनीबस। उससे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, अगर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है ओमनीबस के थ्रू देन इट इज़ कवर्ड अंडर FCM, दैट मीन्स कंपनी विल पे टैक्स ऑन दिस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। बट इफ इट इज़ प्रोवाइडेड बाय सम अदर entity, individual or HOS or home and anyone, then it is covered under RCM and the service payment is done by the recipient of the taxes. Then after that air travel generally is always taxable, but if the air travel is starting and ending to a particular of these states, जैसे ये वाली जो states है, अगर इसमें आपकी एयर जर्नी ख़त्म हो रही है या स्टार्ट हो रही है, एम्बार्क हो रही है या टर्मिनेट हो रही है, देन दीज आर एग्जाम्प्ट। कौन कौन सी स्टेट्स है, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड बगडोदरा ऑफ वेस्ट बंगाल, ये एक ही है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कौन कौन सी स्टेट में इकोनॉमी क्लास भी एग्जाम्प्ट होती है, बाकी सब केस में टैक्सेबल होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स भी हो गया। GTA भी कर लेते हैं। GTA इज़ गुड्स ट्रैवल एजेंसी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करेंगे और कंसाइनमेंट नोट वगैरह कोई इशू नहीं हुआ है तो इट इज़ एग्जाम्प्ट, क्योंकि अनरजिस्टर्ड कंसिडर हो जाएगा। इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज़ डन बाय रोड बाय GTA, मतलब गुड्स ट्रैवल एजेंसी। गुड्स ट्रैवल एजेंसी एक लीगल तरीका होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था GTA क्या होता है, रेफर टू दैट वीडियो अपना रजिस्ट्रेशन में। तो वो जब GTA सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमेशा कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, मतलब वो लीगली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑन पेपर। ई-वे बिल भी इशू करेगा, कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा, जो भी करेगा वो ऑन पेपर सब कुछ करता है। तो वो इसलिए वो रजिस्टर्ड कंसिडर होता है और वो टैक्सेबल होता है, और कभी कभी तो वो RCM में भी कवर हो जाता है। एक्सेप्शंस क्या है, जब GTA सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट। इफ़ GTA इज़ प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड गुड्स जैसे मिल्क, डिफेंस मटेरियल, एग्री प्रोड्यूस, रिलीफ मटेरियल, न्यूज़पेपर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, अगर ये सब कुछ प्रोवाइड करे तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर वो सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जाम्प्ट है। अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है GTA की और जो TDS में कवर हो रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है।
ऑल्सो अगर इस GTA को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसको कोई सर्विस प्रोवाइड मतलब ये इसके लिए कोई ये रेसिपिएंट है, GTA रेसिपिएंट है, मतलब जैसे एक पर्सन ने ट्रक दिया ऑन रेंट टू GTA, देन दिस सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक ऑन रेंट, ये रेंटिंग की सर्विस भी एग्जम्प्ट हो जाएगी फॉर दिस पर्सन। क्यों? क्योंकि आगे GTA ने जो भी सर्विस देनी है वो एग्जम्प्ट है, तो इसलिए ये सर्विस भी उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया। ठीक है, बैंकिंग पे आ जाते हैं। बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग मतलब इंटरेस्ट वाला ही पोर्शन है, हमें सिर्फ इतना ही करना है, ये फॉरेन वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। सर्विसेज बाय RBI पहले एग्जम्प्ट थी, अब टैक्सेबल हो चुकी हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट, कोई भी ऐसा लोन इंटरेस्ट होता है वो सब एग्जम्प्ट होता है, सिवाय सिर्फ एक इंटरेस्ट जो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज पे इंटरेस्ट लेती है बैंक, दैट इंटरेस्ट इज़ टैक्सेबल, बाकी सब इंटरेस्ट इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। अब कौन सा बचा हमारा सर्विस? आई थिंक लीगल ही रह गया, रेंटिंग भी रहती है अभी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, लीगल और एजुकेशन, 3 रह गए। पहले रेजिडेंशियल कर लेते हैं, चलो रेजिडेंशियल बुक से करना पड़ेगा, इसमें नहीं है, लीगल कर लेते हैं, ये रहा। सो द लीगल सर्विसेज इज़ फेवरेट ऑफ एग्जामिनर, कई बार पूछता है। तो लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, अ फर्म ऑफ एडवोकेट और आर्बिटर ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुका है। थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सा? जो हमने रजिस्ट्रेशन में देखा, 20 लाख एंड 10 लाख। हम 20 और 10 क्यों ले रहे हैं, 40 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये सर्विसेज की बात हो रही है, हम गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लीगल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो इसमें 20 लाख और 10 लाख की क्राइटेरिया आएगा। इफ़ कोई बिजनेस एंटिटी का ये क्राइटेरिया क्रॉस हो चुका है तो वो RCM में टैक्स पे करेगी। अगर वो क्रॉस नहीं हुआ है और ऐसी एंटिटी को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो वो एग्जम्प्ट है। इफ़ लीगल सर्विस प्रोवाइड हो रही है किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, मतलब इंडिविजुअल, HUF फॉर्म को, जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, मतलब इंडिविजुअल और HUF ही मेजरली कंसिडर होंगे, तो उसमें भी वो एग्जम्प्ट है। आफ्टर दैट CGST मतलब गवर्नमेंट एंटिटी को प्रोवाइड हो रही है तो भी वो एग्जम्प्ट है। ऑल्सो एडवोकेट, अगर एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक सीनियर एडवोकेट है, उसने अपने असिस्टेंस के लिए एक एडवोकेट को रख लिया, तो एडवोकेट एक एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें एग्जम्प्ट है। बट वहीं अगर ये उल्टा हो जाए, किसी जूनियर एडवोकेट ने अपना केस लड़ने के लिए एक सीनियर एडवोकेट को हायर कर लिया, तो उस केस में ये सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है, चाहे वो दो उसके बीच में ही हो रहे हो, अपने लीगल सर्विसेज दो एडवोकेट के बीच में हो रहे हैं। बट सीनियर एडवोकेट गिविंग सर्विसेज टू एनी सिंपल एडवोकेट, देन इन दैट केस दैट सर्विस इज टैक्सेबल एंड दैट टू इट इज़ कवर्ड अंडर RCM। ठीक है, मतलब ये वाला एडवोकेट विल पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस सीनियर एडवोकेट। ठीक है, सो लीगल सर्विसेज भी हो गई हमारी। अब आग रह गई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। लेट मी सी हियर, कहाँ पर है हमारी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग? हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन आई विल टेल यू, लीगल सेम लिखा है यहाँ पे, पढ़ लेना। GTA ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ये रहा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। सो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग क्या होती है? इफ़ यू आर गिविंग सर्विसेज टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर देयर, उसके लिए अपने बिजनेस के लिए यू आर गिविंग इट। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इफ़ अ पर्सन इज़ गिविंग दिस रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ हाउसेज, मतलब उसने अपनी बिल्डिंग को रेंट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसको किसके लिए यूज़ किया? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टर्स बनाने के लिए, एम्प्लॉय क्वार्टर्स बना दिए उसने उस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के। ठीक है, तो ये जो हुआ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने एम्प्लॉय के लिए किया, इट मीन्स ये हुआ बिजनेस पर्पज़ के लिए, है ना, बिजनेस पर्पज़ के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हुई। तो इस केस में ये एग्जम्प्ट नहीं है। और अगर यही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिक अपना अंबानी साहब यही रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लेते हैं तो वो एग्जम्प्ट हो जाती। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखी है।
that services by way of residential dwelling for use as residential except where residential is rented for a registered person and a Reliance Industries. For the purpose of exemption in this category, this entry shall cover the service by way of residential dwelling to a registered person where registered person is a proprietor of a proprietorship concern and rents residential dwelling for his personal capacity for his own residence के लिए वो हो जाएगी exempt. And such renting is ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप करना. अपने नाम पे लेगा तो फ्री होएगी, मतलब एग्जाम्प्ट होएगी. अगर अपने नाम पे नहीं लेगा, फॉर्म के नाम पे लेगा, कंपनी के नाम पे लेगा, तो वो उस पर उसको RCM पे टैक्स देना पड़ेगा. और ये सारी सर्विसेज स्टूडेंट रेजिडेंस के लिए नहीं है एप्लीकेबल. हॉस्टल्स, कैंप्स, PGs एंड ऑल ये इसके अंदर कवर नहीं होते. ठीक है, रेजिडेंशियल भी होगी. अब बची हमारी एजुकेशन. ओके, सो एजुकेशन के लिए सर्विसेज बाय एजुकेशन किस किस को दे रहा है? एजुकेशन आउटपुट सर्विस दे रहा है. इसमें दो कैटेगरीज है, आउटपुट एंड इनपुट सर्विस. आउटपुट सर्विस मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टीज एंड स्टाफ. इनपुट मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर द रेसिपिएंट्स, मतलब वो सर्विसेज ले रहा है. ठीक है, हम अभी आउटपुट सर्विस की बात करते हैं. तो आउटपुट सर्विस में 3 कैटेगरीज हैं. नंबर 1 प्री स्कूल जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. नंबर 2 इज़ अपना रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. क्वालिफिकेशन मतलब कि डिग्रीज, कॉलेजेस एंड ऑल डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड थर्ड इज़ आर वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ये 3 केसेस हैं. सबसे पहले HSC, प्री स्कूल, हाई स्कूल देख लेते हैं. सो अगर ये तीनों कोई भी बोर्ड से हो और वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो देन इट इज़ एग्जम्प्ट. अगर वो बोर्डिंग स्कूल है, कोई भी बोर्डिंग स्कूल है जिसमें एजुकेशन, स्टे और फूड तीनों चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं टू द स्टूडेंट्स, देन इट इज़ कंपोजिट सप्लाई एंड 8A में कवर होती है. 8A भी आपको नेक्स्ट उसमें पता लग जाएगा. 8A कंपोजिट सप्लाई का ही सेक्शन है. एंड देन द एंटायर सप्लाई इज़ एग्जम्प्ट, मतलब एजुकेशन, स्टे प्लस फूड ये सारी की सारी सप्लाई ही एग्जम्प्ट है क्योंकि ये कंपोजिट है. अगर एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर तो सेम फीस में इंक्लूडेड है, मतलब स्कूल फीस जो दे रहे हैं उसी में ये सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर की फ़ीस इंक्लूडेड है जो जनरली होता है, तो वो कंपोजिट सप्लाई हुआ तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी. बट अगर एडिशनल फ़ीस ले रहे हैं ECA के लिए और तो वो मिक्स सप्लाई बन जाएगी, तो उसके ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा अलग से उतने पोर्शन पे, ECA वाले पे. नेक्स्ट इज़ क्वालिफिकेशन एंड डिग्रीज. तो इंस्टीट्यूशन हु गिव्स क्वालिफिकेशन विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन इंडिया बट इज रिकॉग्नाइज इन फॉरेन देन दे आर टैक्सेबल. अगर दे आर ओनली रिकॉग्नाइज इन इंडिया देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ एग्जम्प्ट. अगर दे आर प्रोवाइडिंग एनी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसे IAS एंड ऑल CA के लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं, उसमें दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग एनी डिग्री टू यू, राइट. उसमें आपको सिर्फ वो पढ़ा रहा है, टीचिंग पर्पस कर रहा है और आपके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा है. दे आर नॉट गिविंग यू एनी क्वालिफिकेशन और डिग्री, है ना. तो वो उस केस में दे आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम दिस, दे आर टैक्सेबल एंड दे हैव टू पे GST ऑन दैट कोचिंग की फीस, राइट. देन कोर्सेज विच आर प्रोवाइड्स डुअल रिकॉग्निशन, मतलब इंडिया में भी एप्लीकेबल है और आउटसाइड इंडिया भी. जैसे फॉर एग्जांपल ACCA का कोर्स है, उसकी फ़ीस पे यू हैव टू पे GST बिकॉज वो दोनों जगह, इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों जगह रिकॉग्नाइज्ड है. प्राइवेट कोचिंग आर टैक्सेबल बिकॉज आपको बता दिया रीज़न. IIMs लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स जो 1 ईयर और मोर से है तो वो एग्जम्प्ट होंगे. अगर डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो जो रिकॉग्नाइज्ड है तो एग्जम्प्ट होंगे. बट अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स कर रहे हो या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हो देन दे आर टैक्सेबल एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट अंडर एजुकेशन. उसके बाद मैरीटाइम ट्रेनिंग है जो रिकॉग्नाइज अंडर मर्चेंट सप्लाई एक्ट है, देन दे आर एग्जम्प्ट. ITIs एंड IITs एंड IIMs है जो कैंपस इंटरव्यू कराते हैं और जो कॉर्पोरेट्स को वो पैसे देते हैं फॉर प्लेसमेंट, दैट आर टैक्सेबल, दैट नॉट एग्जम्प्ट. ठीक है, ये अलग से पैसे लग रहे हैं उस चीज़ के. उसके बाद आ गया वोकेशनल ट्रेनिंग. वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ मतलब जो स्किल के लिए पीपल लर्न प्रोफेशनली टू गेन स्किल, जैसे पेंटर, फोटोग्राफी का, ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स का पार्ट है जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में कवर है. जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में कवर है दे आर एग्जम्प्ट. अगर कुछ चीज़ अप्रेंटिसशिप एक्ट में कवर नहीं है देन इट इज़ टैक्सेबल. उसके बाद मॉडलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स कोई भी कर रहे हो एग्जम्प्ट है. ITI से कर रहे हो दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, दे आर एग्जम्प्ट. प्राइवेट ITI से इफ़ इट इज़ कवर्ड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट इट इज़ एग्जम्प्ट, इफ़ इट इज़ नॉट देन इट इज़ टैक्सेबल. गवर्नमेंट ITI तो एग्जम्प्ट ही है बिकॉज द सप्लायर इज़ द गवर्नमेंट. ठीक है,
So this is done now.